ठीक है, तो बच्चों अब दिखाई दे रहा है, देखो बताओ। ठीक है, चलो नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं एमसीक्यूज यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। प्रश्नों को कैसे हल करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और उन प्रश्नों को हल करने सीख जाते हैं तो अगले प्रश्न को हल करने की आप कोशिश करिएगा। बहुत जरूरी है, इस चैप्टर को आपने डिटेल में पढ़ा है तो इनके एमसीक्यूज यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या क्या बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल कैसे कर पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, प्रश्न हमारा पहला आपके पास आ रहा है। अब देखिए, क्लियर दिख रही पिक्चर? हाँ जी, तो अब ठीक है क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित के बनने के कारण AgCl जलीय विलयन अमोनिया में विलय है। अगर यहां पर बोला गया है कि AgCl जलीय विलयन, AgCl का जलीय विलयन है वो अमोनिया में विलय है, जलीय अमोनिया में विलय है। AgCl ये क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल होता है, इसको जरा समझा दूं, मैं हाईलाइट कर दूं। AgCl एक ठोस है, सॉलिड है, जलीय अमोनिया में विलय है। जलीय अमोनिया का मतलब क्या हुआ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन में घुलता है, ये बोला गया है। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है। पहला AgNH3 2+, बी है AgNH4 ट्वाइस प्लस, सी है AgNH3 और डी है AgNH3 ट्वाइस प्लस। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अगर आपने मेरा क्लास देखा होगा तो आपको मैंने सिखाया था कि उपसंयोजी यौगिकों को कैसे आप बना सकते हो, उसका ट्रिक बताया था मैंने। इसके लिए एक बात जरूरी होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है यानी कि सिल्वर है, सिल्वर की संयोजकता कितनी है ये आप जानिए। सिल्वर की प्राथमिक संयोजकता +1 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 2 होती है। इस आधार पर ये जो कंपाउंड बनाएगा तो Ag+ जो है वो 2 लिगेंड रखेगा। लिगेंड में क्या है हमारे पास? NH3 है, 2 रखेगा। इस तरह से ये बनेगा। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब ध्यान रखिएगा टोटल प्लस कितना हो, 1+ ये। अब ये +1 में 0 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? +1, यानी कि इसकी टोटल की ऑक्सीडेशन नंबर +1 बचेगा। ये लीजिए, यानी ये बनेगा। अगर मैं इसके रिएक्शन लिखूं इनके साथ, NH4 के साथ, वैसे आंसर तो मिल चुका है आपको, AgNH3 ट्वाइस प्लस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। ये तो हुआ आपका आंसर। लेकिन इसके रिएक्शन के बारे में भी जानिए कि अगर रिएक्शन करा दें इस तरह का, AgCl का रिएक्शन NH4OH से कराता हूं तो क्या बनेगा? अब आपको यह पता है कि ये तो बनेगा, तो ये क्या बन गया? AgNH3 ट्वाइस प्लस, प्लस कब? जब एक Cl इसमें जुड़ गया तो ये Cl- और ये वाला पार्ट प्लस, यानी कि ये वाला कंपाउंड बन गया। इतना तो हो गया, लेकिन साथ में बच गया हमारे पास 2 NH3 लग रहा है तो NH4 में से, तो 2 NH4 और 2 OH बचे है, इसमें से NH3 2 निकल गया, तो इसका मतलब हुआ 2 पानी की अणु में निकल गई। ये रिएक्शन हो रहा है, अर्थात ये क्या चीज है? ये 2 चीजों से बना हुआ है, AgNH3 ट्वाइस प्लस और Cl- से बना हुआ है, तो यानी ये ऑप्शन आएगा। थोड़ा ध्यान रखना, मैंने 2 तरह से आपको बताए हैं और दोनों विधियों को आप ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न सेकंड, प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन है? जबकि आपको बताया गया है Cu का परमाणु क्रमांक 29, Zn का 30, Ag का 47 और Ca का 20। पूछा गया है इनमें से कौन रंगीन है। आपको यह पता होना चाहिए रंगीन होने के लिए जरूरी है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको n से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हो जाए तो फिर वो रंगीन होगा। तो रंगीन होने के लिए जरूरी है। अब आपको यहां पर यह पता लगाना है कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलिए सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। ए
ए को सॉल्व करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो Cu प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, सबकी ऑक्सीडेशन संख्याओं को चेक कर लीजिए। यहां पर Cu की ऑक्सीडेशन नंबर है Cu प्लस, यहां पर Ag की ऑक्सीडेशन नंबर है Ag प्लस 2, यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन है Zn2 प्लस, और यहां पर A की ऑक्सीडेशन नंबर है 2 प्लस। कैलकुलेट करने आना चाहिए, आपको आता भी है, वहां से आप पता लगा सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करें इसको जरा देखें। यहां पर देखते हैं, चलिए सबसे पहला काम करते हैं। Cu प्लस, Cu परमाणु क्रमांक 29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s2 3d9। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s1 3d10। ये गलत है, ये राइट है। अब उसके बाद यहां पर Cu प्लस है, यानी कि एक ऑक्सीकरण संख्या है, तो एक अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो S0 4s0 3d10 है, और 3d10 है तो 10 पर 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो ये तो हुआ रंगहीन, वो पूछा रंगीन कौन सा है, तो ये रंगहीन हुआ। अब दूसरा है बी। बी में क्या दिया हुआ है? सिल्वर। सिल्वर Ag2 प्लस है, तो पर Ag47 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5s2 4d9। बिल्कुल Ag के Cu के नीचे होता है, तो ये तो गलत होगा क्योंकि आपका D में D9 नहीं होता, आपको पता है, तो 5s1 4d10 हो गया, ये राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब यहां पर Ag2 प्लस है। 2 प्लस का क्या मतलब हुआ? 2 प्लस का मतलब हुआ S से एक इलेक्ट्रॉन निकला अंतिम कोश से और एक इससे निकल गया, तो क्या बन गया? 5s0 4d9। अब ये D9 है, D9 पे अब देखो कितना, 5 कक्षक, 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। ये रंगीन है। हमारा जवाब मिल चुका है, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां तक हमारा मिल जाता है उसी वहीं तक रुकना है और फिर समय बचा लेने हैं आपको। सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो, सारी चीजों को हल कर सकते हो, लेकिन वही है, मैंने कहा ना, जब हमारा आंसर मिल जाता है तो उसके बाद हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कई प्रश्नों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा, कई प्रश्नों के साथ कुछ और भी करना पड़ सकता है, तो प्रश्नों को देखने के बाद ही हम जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा समतली है? यहां पर पूछा गया है समतली कौन सा है? NiCN4 2 NiCN4, यहां पर यह गलत प्रिंट हो चुका है, इसको ठीक कर देते हैं। NiCO4 ऐसा। अब इसके बाद आंसर ढूंढते हैं। NiCO4, C है SO4 2- और D है PO4 2-। अब यहां जवाब ये देखने हैं कि कौन सा समतली है। समतली होने के लिए उस संरचना में संकरण होनी चाहिए DsP2। यहां पर वर्ग समतली की बात चल रही है। वर्ग समतली संरचना होगी किसकी? जवाब ढूंढने के लिए हमें इनकी संरचना को पहचानना होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है? तीसरा। अब यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल कंपाउंड्स में नहीं देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है। सो ये दोनों तो नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब बच गए ये दोनों, तो पहले वाले में आते हैं। यहां ए पर काम करते हैं। ए पर Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराएगा। यह बात सही है। अब निकल के बारे में बात करते हैं। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हमारे पास यहां मिल रहा है? निकल की ऑक्सीडेशन नंबर 2+ मिल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 मिल रहा है। ये भी देख लेते हैं। चलिए पहले वाले में काम करते हैं। ए वाले में निकल एटॉमिक नंबर 28 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s2 3d8।
ये है निकेल 28 एटॉमिक नंबर। अब यहां पर 2+ है Ni2+, तो Ni2+ का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएगा, 4s0 3d8 होगा। अब इसको सही क्रम में जमा लेते हैं तो 3d8 और क्या होगा 3d8 4s0 ये हुआ। अब देखो क्या होने वाला है, d पर 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके ऑर्बिटल बना लेते हैं। पांच कक्षक, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और s खाली। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से अगर d पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो युग्मित हो जाएगा, यानी कि d वाले कक्षक को खाली करेगा। तो यहां पर युग्मन होगा, पेयरिंग होगा, तब 5 कक्षक, इलेक्ट्रॉन सब युग्मित हो गए, ये लास्ट वाला d खाली हो गया। फिर 4s, तो ये 3d8 4s0 और 3d 3p 4p 0 होगा, s का इलेक्ट्रॉन p में भी खाली है। तब यहां पर 4 कक्षक आपके पास है, 4 यहां से लेकर के यहां तक कक्षक भाग लेंगे संकरण में, और यह संकरण हुआ sp3 dsp2, एक d फिर s और ये, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर दो बातें नजर आ रही है, ये इसमें आपको ये संकरण देखने को मिल रहा है। कौन सा संकरण देखने को मिला, dsp2 देखने को मिला। अब आप कहेंगे सर इसको चेक कर लीजिए, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिल रहा है, बी में, बी में क्या मिल रहा है, बी का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये वाला, क्योंकि निकेल है ओनली, निकेल 28 3d8 4s2। यहां पर भी CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। तो कैसे होगा, चलो पहले डी को समझ लें। डी में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर s पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मन कर जाएगा। युग्मन होने पर अब d का कितना हो गया, 3d10 हो गया, और ये 4s0 हो गया, d पूरा भर गया, ये लीजिए, और s खाली है। हमको 4 लिगेंड जोड़ना है, जब 4 लिगेंड जोड़ना है तो 4 खाली कक्षक चाहिए, तो 4s खाली हो गया, एक 3 और चाहिए, तो 4p भी हमारे पास है 0, ये। अब इस तरह से देखें, ये खाली कक्षक संकरण करेगा sp3, तो इसमें dsp2 हाइब्रिडेशन है, संरचना हुआ वर्ग समतली, इसकी संरचना होगी चतुष्फल की, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह का। तो ये है वर्ग समतली, जबकि ये टेट्राहेड्रल यानी कि वर्ग समतली, ये क्या कहलाएगा, समचतुष्फल की। ये इसमें देखें तो संकरण dsp2 संकरण हुआ है, dsp2 संकरण हुआ है, और इसमें संकरण हुआ है sp3। प्रश्न ये सब बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे जाकर के देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न भी, तो देख लीजिए। तो ये इसको डिटेल में पढ़ना है ना, तो पूरी तरह से आप हमारे इस चैप्टर को जो पढ़ाया गया डिटेल में, उनमें जाकर के आप जरूर सीखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही नहीं है जितना आपको दिखाई देती है। किसी भी प्रश्न का हल जो है उसकी गहराइयों में छुपी होती है, उसकी थ्योरी में छुपा होता है, उसकी जानकारियों में छुपा होता है, न कि प्रश्न के उत्तर में किसी प्रश्न का उत्तर छुपा होता है। वो सिर्फ उसका शॉर्टकट आंसर होता है जो हम देते हैं आपको। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं संकरण, ये पूरी डिटेल में आपको जानकारी हमारे इस चैप्टर के डिटेल क्लास में आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को लगता है कि अभी भी उन्होंने 12th की पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, वो हमारे ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कोर्स के साथ भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिन लोग नहीं आए हैं, यानी वो बच्चे जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनको तो कहूंगा मोस्ट वेलकम, और लेकिन जो नए हैं उनको भी आप
जो बच्चे जुड़े हैं उनको कहूंगा कि ऐसी चीज़ों को अगर नहीं सीख पाए तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें, इसलिए कोर्स के साथ यानी हमारे ऐप के साथ जुड़ सकें। यूट्यूब पे भी है और हमारा ऐप पे भी है ये सारी क्लासेस, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। अच्छे से सीखने के लिए अच्छे से क्लास करने पड़ते हैं, ध्यान रखें। अगला है CuSO4 विलयन KCN से क्रिया करके देता है। CuSO4 विलयन KCN से रिएक्शन करके क्या देगा? हमारे पास 4 ऑप्शन। पहला CuCN ट्वाइस, B CuCN, C है K2CuCN4 और D है K3CuCN4। चौथे का राइट आंसर क्या होगा हम समझें। यहां पर लिखा क्या है CuSO4 के साथ है। यहां क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर राइट आंसर क्या होगा यह पता लगाते हैं। 2 तरह की बातें इसमें हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। पहली बात, Cu की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। Cu की संयोजकता Cu+4 और Cu2+4 और 6। नॉर्मली ये 6 के साथ जाता ही है। अगर मैं 4 के साथ लूं तो ये मिलेगा आपको। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं Cu+ लेता हूं और KCN के साथ रिएक्शन होने पर Cn हमारे पास आएगा 4 बार, Cn आएगा हमारे पास 4 बार, और इस तरह से क्या बच जाएगा देखें। यहां पर Cn पर 1 माइनस चार्ज होता है, 4 बार आया तो 4 माइनस चार्ज हुआ, टोटल +1 और -4 इज इक्वल टू टोटल होगा। इनको दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास टोटल आ जाएगा यहां पर वैल्यू -3, और -3 के साथ K+ का मैं अगर बंद कंपाउंड बनाऊं तो मेरे पास हो जाएगा K3CuCN4, क्योंकि इनके लिए 4 के साथ अगर बात करें तो Cu2+ के लिए 6 होता है और Cu1+ के लिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हमने ये भी देखा है कि Cu2+ के लिए भी 4 होता है, लेकिन कॉमन 4 के लिए 1+ होगा, तो 1+ होगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ये D। लेकिन ये भी देखने को मिल सकता है K2CuCN4 भी देखने को मिल सकता है। आपको ये बात बता दूं, यहां पर 2 तरह के आंसर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये जवाब है हमारा। अगला प्रश्न हमारा होगा CuNH3 2+ संकुल की ज्यामिति क्या होगी। अब यहां पर इसकी ज्यामिति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब ये CuNH3 इसके साथ देखा गया है, तो यहां पर ये वाला आंसर जवाब में मिलेगा। तो कई जगह पे मैंने कहा ना ये भी बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन में इनके साथ अपन मान लेते हैं 4 के साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा, Cu2+ और CN4- होगा तो बचेगा कितना, 2- बचेगा। 2- के लिए हमारे पास K2 होगा। तो ये जवाब भी आपके पास मिल सकता है, इसलिए मैंने बोला दोनों तरह के आंसर पे आप राइट लगा सकते हैं। इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल इसमें देखें CuNH3 2+ संकुल की ज्यामिति क्या होगी। तो चलो इसकी ज्यामिति ढूंढने की कोशिश करते हैं। Cu29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D10 4s1। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Cu का, लेकिन यहां पर Cu किस रूप में है, 2+ के रूप में है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें 2+, तो 3D10 4s, अब 2+ है मतलब बेटा यहां पर 0 हो गया और यहां पर हो गया हमारा 1 9। इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाओगे तो आपको D पर क्या मिलेगा जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है और 4s का ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या चीज हुआ, 3D9 and 4s0। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म दान की जाती है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की युग्मन करने की बात आता है, तो यहां पर एक अपवाद देखने को मिलता है,
यानी एक स्पेशल अपवाद का मतलब यही होता है जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा कुछ अलग बातें हो जाती हैं कुछ और भी कारणों से। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। तो क्या बोले यहां पर 4p0, तो हम कहेंगे यहां पर NH3 की उपस्थिति में के आने पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4p में उत्तेजित हो जाते हैं। इससे क्या होगा, ये जगह खाली हो जाता है। तो हमारे पास हो जाएगा 3d8 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा और 4p1 हो जाएगा। इससे ये हुआ कि D में 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित रूप में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये S खाली है और P भी आपके पास 1 है। अब यहां पर संकरण की बात आया तो संकरण आपको साफ समझ में आ रहा है, यहां से लेकर के DsP2 तक का मिलेगा, तो संकरण हुआ DsP2 मिला, और DsP2 मिला मतलब ये वर्ग समतली संरचना दर्शा रहा है। वर्ग समतली संरचना दर्शाया मतलब यहां पर आंसर हमारा ये देखने को मिलेगा, ये अपवाद के तौर पे मिलेगा। बाकी इन दोनों को अगर आप चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा sp3 संकरण, sp3 संकरण यहां पर मिला आपको dsp2 संकरण। चूंकि dsp2 संकरण हुआ इसलिए ये आंसर इसका राइट होगा, इसके लिए याद रखें। जबकि इन सब में Cu का होने के बावजूद भी यहां पर sp3 संकरण देखने को मिलेगा। अगर इस डिटेल करना चाहते हैं तो आप करके एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जैसा क्वेश्चन उसका आंसर हम दे रहे हैं, बाकी आपकी इन सबको सॉल्व करना है तो बिल्कुल करके देखिए, डिटेल क्लास में आप देख सकते हैं, ताकि हम अभी और भी प्रश्नों को हल करके देख सकें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संकरण हमें पता चल गया dsp2। अब अगला प्रश्न हमारे पास ये है, मैं जानता हूं कि ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सबको देने आता है। IUPAC नामकरण हर बच्चा जानता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जवाब देने की कोशिश आप करिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब यह होगा कि यहां पर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 2+ में हमको दिखाई दे रहा है। अब नाम क्या होगा? टेट्राएमीन। मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर नाम होगा टेट्राएमीन। टेट्राएमीन कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं होगा क्योंकि ये पूरा नेगेटिव होता था, कोबाल्टेट होता। तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 2 आयन ऐसा लिखा होना चाहिए, और इसमें क्लोराइड तो है ही नहीं है। तो यहां पर आप सबसे पहली बात है टेट्राएमीन। पहली बात तो ये है कि भैया हेक्साएमीन गलत है, हेक्साएमीन गलत है, ट्राइएमीन गलत है, उपरोक्त तो कोई नहीं है, डी राइट है, 6 का डी राइट है। क्या कर सकते हैं, जैसा है जवाब हमको वही देना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से कौन जली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफेद अवक्षेप देता है? यह सबसे आसान प्रश्नों में से है, और वो कैसे जरा देखें। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा जली विलयन, इनका हमने कोई जली विलयन लिया और उसमें मिलाया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, AgNO3 का विलयन मिलाया, जैसे मैं पहले में मिला दूं AgNO3 का विलयन। तो क्या यह रिएक्शन करने वाला है? इनके बारे में बात करते हैं। आपने वर्नर का सिद्धांत पढ़े होंगे तो यह याद होगा, ऐसे प्रश्नों के साथ कुछ उदाहरण भी हमने देखा है। यानी वर्नर की थ्योरी में कुछ उदाहरण प्रश्न हमने देखा है, जिसमें यह कहा गया है जो आयन या जो परमाणु या परमाणु समूह उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, यानी कि सेकेंडरी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी संयोजकताओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो आयनिक रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। जो द्वितीयक के साथ जुड़े हुए हैं यानी सेकेंडरी बॉन्ड से, जो प्राथमिक के साथ जुड़े हुए हैं वो दे सकते हैं।
केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजी संयोजकता होती है। ये सब आपने पढ़ा है। अब सिल्वर किसके साथ रिएक्शन करता है? सिल्वर का आयन हमेशा क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और AgCl बनाएगा, और वो वही Cl के साथ रिएक्शन करेगा जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होगा। बड़े ब्रैकेट के बाद तो NO2 है, यहां पर बड़े ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है, बड़े ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है, लेकिन बड़े ब्रैकेट के बाहर Cl है और Cl माइनस ग्रुप है, तो ये इनसे रिएक्शन करेगा। AgNO3 दो बार और दोनों Cl निकल गया, 2 टाइम्स AgCl का अवक्षेप मिल जाएगा, बाकी NO3 जुड़ गया, अलग बात है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर के साथ PT NH3 4, बड़ा ब्रैकेट NO3 ट्वाइस। तो यहां आपने देखा कि चूंकि Cl बाहर है तो इसलिए AgNO3 से रिएक्शन करता है और वो अवक्षेप देगा, तो सफेद अवक्षेप इसीलिए मिला, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक नहीं है? कार्बधात्विक यौगिक, ये शब्द पे ध्यान रखना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है? चक्कर वो लेन है, वो है कि नहीं, क्या बोलते हैं, नेट है कि नहीं? नेट पे क्लिक कर लो, एक बार देख लो। ठीक है, हाँ उस पे है, हाँ है, ठीक। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? धातु के साथ डायरेक्ट मेटल जुड़ा, कार्बन जुड़ा होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ए RMgX, R CH3 हो सकता है, MgX, यहां पर ये ऑर्गेनोमेटालिक है। तो उन्होंने पूछा ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, ये ऑर्गेनोमेटालिक है, तो ये उन्होंने नहीं है वाले को ढूंढना है आपको। टेट्राइथाइल लेड CH3CH2 और लेड Pb, लेड मेटल है 4 टाइम्स, ये भी है ऑर्गेनोमेटालिक, तो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, उसको ढूंढना है। सोडियम इथॉक्साइड C2H5O, सोडियम इथॉक्साइड, ये ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है क्योंकि सोडियम धातु जो है कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये वाला। टेट्रामिथाइल एल्यूमिनियम, इसके साथ भी CH4, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो ये भी क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक है। तो आप देख लो, आपके पास जवाब हो गया। ऑर्गेनोमेटालिक वो जिसमें कार्बन डायरेक्ट मेटल के साथ जुड़ा हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, ये K3CrC2O4 थ्राइज में Cr की कोऑर्डिनेशन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः होंगे। ऐसे प्रश्न तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे मिलेंगे। दो चीजें, एक कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है और एक ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। तो ऑक्सीकरण संख्या चलो ढूंढ के देखते हैं इसमें। K3 है CrC2H4 थ्राइज, इसमें पहली बात है कि K के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, Cr के ऑक्सीडेशन नंबर को आपने X माना, और यहां पर 1 मिनट रुको, मैं यहां पर O4 है ना, चलिए ये तो C2O4 को समझें, ये 2 माइनस में होता है, यानी कि इसकी संरचना ऐसी होती है, ये ऑक्सीलेट है, तो इस पे 2 माइनस चार्ज होता है, बाहर में कोई माइनस चार्ज नहीं लिखा। तो यहां पर आपने ये देखा, ये स्ट्रक्चर है इसका, तो क्या हुआ, K का हुआ +1 × 3 प्लस Cr के ऑक्सीडेशन नंबर +X, और इसका है -2 × 3, टोटल है हमारे पास 0। तो हुआ 3 + X - 6 = 0, तो X -
3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब बताओ यहां पर क्या, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर है फिर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +3 ये राइट है, ये राइट है, ठीक। बाकी ये वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट गलत है, यहां पर हमें पता चल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे ध्यान देना, यहां पर ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया जाएगा और यहां से ऑक्सीजन के द्वारा प्रदान किया जाएगा, यानी एक C2O4 यानी ऑक्सीलेटो समूह जो है वो द्वितंतुर है, या कैसा है, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड यानी द्वितंतुर है। और एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, यहां पर ये कितने बार है, 3 बार है, तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, तो 3 बार में कितना, 6 बार इलेक्ट्रॉन प्रदान किया, तो इसका मतलब यह है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट, तो यहीं पर ध्यान रखना कि कितना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु को, एक मिनट, यहां पर सेंट्रल मेटल आयन को प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आई, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास हो गया 6। तो 6 कहां पर आपको मिल रहा है, ये जरा देखिए, 6 तो यहां पर मिल रहा है राइट, लेकिन अब ये तो गलत हो ही गया है, ये तो गलत हो ही गया है, यहां पर 3 गलत है, तो हमारे पास जवाब मिल गया बी ऑप्शन राइट है। हम प्रश्न नंबर 9 तक पहुंचे। तो सॉल्व करना पड़ता है बेटा, केमिस्ट्री को रखना नहीं, सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। चलो अब प्रश्न है संकरण CuH2O4 2+ में CO की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी। संकरण नहीं, संकर मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें Cu की उपसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यही है उपसंयोजन संख्या कितनी है। यहां पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये एक दंतुर लिगेंड है, यानी एक बार में एक ही युग में इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करता है। तो यहां पर एक दंतुर लिगेंड 4 बार जुड़ा हुआ है। एक दंतुर लिगेंड जितने बार जुड़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेगा। तो यहां पर कितना मिल रहा है, इसको 4 बार मिल रहा है, तो यानी कि ये 4 बार है तो 4 बार मिल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रबलतम संलग्नी है। अब यहां पर आप लोग 2 तरह से पढ़ते हो, प्रबलतम मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है ये पूछा जा रहा है। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की विशेषता यह होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है, इतनी क्षमता होती है कि इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है इसके नजदीक आने पर, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के पास आने पर उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जो होता है ऐसा नहीं कर सकता। आपको बता दो, थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, नोट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो ध्यान रखना, कार्बन और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त हो। इन कार्बन और नाइट्रोजन से निकल रहा हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, जो दुर्बल लिगेंड जो युग्म नहीं करा पाएगा, वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन या हैलोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा हो। तब याद रखना, हमारे पास इसका एग्जांपल उदाहरण NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म मिलता है। Cn- यहां पर कार्बन या नाइट्रोजन जो भी है, या NC, Cn में C से, NC में नाइट्रोजन से। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें उदाहरण फ्लोरीन, फ्लोराइड, Cl-, Br-, हैलोजन है ये, I-, OH-, H2O, इन सब से ये क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं।
तो यहां पर जवाब क्या मिला, ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा हुआ, ए ऑप्शन राइट हो गया, 11 का ए। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। अब ऑक्सीकरण संख्या तो निकालने आता ही है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहां पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको डायरेक्ट पता चला इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कभी भी धातु का निकालना है तो लिगेंडों की ऑक्सीकरण संख्या चेक कर लीजिए, इसका शून्य होता है, इसका माइनस होता है, तो माइनस इंटू 2, तो ये -2 हो गए टोटल। तो -2 में ये कितना हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 मिल जाएगा। CO की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, 0 इंटू 6 यानी कि 0 हो गया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो जवाब मिल गया यहां पर CO6 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, यानी बी ऑप्शन राइट। इसमें चलते हैं तो भाई -1 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां पर +3 आपको मिल रहा है। यहां पे चलते हैं तो 0 है, यहां पे चलते हैं तो -2 इंटू 2 यानी कि यहां पर +2 मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर सब में कैलकुलेट करने का जो तरीका पहले बताया था वही, और जो तरीका बताया जाता है उसी से करिए। हमने यहां पर शॉर्टकट तरीका अपनाया। तो यह है ऑक्सीकरण संख्या ढूंढने का तरीका। यह क्वेश्चन नंबर था 12। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आंसर होगा जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयनन समावता दर्शाता है। आयनन समावता के लिए जरूरी है, ध्यान रखना, कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड L1, L2, L3 जो भी है, और यहां पर होते हैं आयन, है ना, तो आयन निगेटिव। यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि निगेटिव लिगेंड और निगेटिव आयन अंदर बाहर होना चाहिए अलग अलग प्रकार से, तब जाकर के वो क्या करेगा, ये अंदर आएगा, ये बाहर आएगा, सो जिससे क्या होगा, आयनन समावता देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो निगेटिव आयन तो है पर निगेटिव लिगेंड नहीं है, सो ये क्या नहीं हो सकता है, इसमें आयनन समावता नहीं होगा। इसमें लिगेंड ही, इसमें आयन ही नहीं है, तो इसमें तो होगा नहीं। इसमें भी आयन नहीं है, बाहर तो होगा ही नहीं। लेकिन इसमें बाहर आयन है, निगेटिव आयन -2 वाला, और अंदर आयन -1 वाला, यानी निगेटिव आयन अंदर बाहर है। तो एक नई संरचना, इसके समावायी भी मिलेंगे यहां पर, इसके समावायी भी मिलेंगे हमको यहां पर, वो है CONH3 5 SO4 अंदर आ गया और ब्रैकेट, और Br बाहर चला गया। तो इन दोनों में आयनन समावता पाई गई, अर्थात डी में आयनन समावता देखने को मिल रहा है। ये लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया डी। ऐसे ही प्रश्नों को हल करते रहिए। अब एक प्रश्न और करते हैं, 15 तक करते हैं टोटल क्वेश्चन। चलिए, संकुल यौगिक ये दो दिए गए, CrH2O6 Cl3, और दूसरा दिया गया है CrH2O5 Cl Cl2H2O। निम्नांकित समावता का एक उदाहरण है। इन दोनों के बीच में कौन सी समावता नजर आ रही है। ए है बंधन, बी है आयनन, सी है सहसंयोजन, और डी है हाइड्रेट। क्या देख रहे हैं उसमें। जब इन दोनों पर निगाह डालते हैं तो क्या नजर आता है। यहां पर 6 पानी अंदर और 3 सेल बाहर। यहां पर क्या नजर आ रहा है, 5 पानी अंदर, 1 पानी बाहर। 3 सेल जो बाहर था उसमें से 1 सेल अंदर। मतलब क्या हुआ, 1 सेल अंदर गया, उसकी जगह पर 1 पानी की अणु बाहर आई, यानी कि 6 की जगह 5 हो गया, बाहर आ गया H2O। और इसी तरह से 3 सेल में से 1 सेल अंदर आया, यानी कि विनिमय हुआ किसका, जल की अणु और आयन के बीच। तो जल के अणु का विनिमय हुआ हाइड्रेट, जल को हाइड्रेट कहा जाता है। तो यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म देखने को मिला। अगला एक प्रश्न और देख लेते हैं, 15 पूरा कर लेते हैं, ताकि अगले स्टेप में हम और भी प्रश्नों को हल कर सकें। तो देखिए, एक ऋणायन का विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है। सेम प्रश्न हमने किया है थोड़ी देर पहले आज की क्लास में। देखो आप क्या जवाब दे सकते हो। एक ऋण आयन का विलयन है, AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है। और आपको बताया था
इसके साथ सफेद अवक्षय तभी दिया जा सकता है जब बड़ा ब्रैकेट के बाद कोई नेगेटिव आयन हो और वो नेगेटिव आयन Ag के साथ रिएक्शन करके कोई अवक्षेप बनाए। तो फिर लिखा है यह अवक्षेप निम्नलिखित के निर्माण के बाद मंद अमोनिया से भी रिएक्शन कर सकता है। दो कंडीशन, पहला कंडीशन देखें, AgNO3 के साथ रिएक्शन AgNO3 तो करेगा नहीं, न्यूट्रल। इनमें नाइट्रेट आयन है, नेगेटिव आयन, और इसके साथ अगर रिएक्शन करता भी है तो कोई रिएक्शन होने वाला नहीं, क्योंकि AgNO3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसको लेने की सवाल ही उत्पन्न होता है, ये तो होगा ही नहीं। अब थर्ड में आते हैं, इनके साथ रिएक्शन करने पर चूंकि Cl बाहर है इसके, इसलिए इनके साथ रिएक्शन करके AgCl बनाएगा। यस, ये जो अवक्षेप बनेगा श्वेत कलर का होगा और ये रिएक्शन करके अमोनिया विलयन के साथ रिएक्शन करके विलयन बना लेती है, घुल जाती है, ये भी होगा। अब यहां पर आते हैं, तो इनके साथ रिएक्शन करने पर AgBr बनेगा, लेकिन अवक्षेप पीला बनेगा, Br के साथ AgBr पीला होता है। सो ये जवाब हमारा नहीं हुआ। तो ये हुआ, इस तरह के इन प्रश्नों को हल करना है आपको, और जितना हो सके, जितना आपने अभी पढ़ा, इसके सेकंड पार्ट में और भी आएगा, इन्हीं चीजों का बार बार यूज होते जाएगा, नई चीजें बनती जाएगी। यानी मैंने कहा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हो या कोई भी नॉलेज आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ग्रहण करते हो, उनको आने वाले और भी क्वेश्चन के साथ यूज करोगे, तब होगा। आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। थ्योरी स्ट्रांग होगा यानी आपका उस चैप्टर की नॉलेज या उसका साइंस या उसका बेस या उसका एडवांस चाहे जो भी कहें, वो अगर आपका स्ट्रांग है तो प्रश्नों को हल करना आपके लिए आसान होगा। तो प्रश्नों को हल करने के लिए क्या जरूरी है? प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी है कि आपको उसके साइंस को समझना पड़ेगा, किसी भी चैप्टर का, तब जाकर के प्रश्न हल कर पाएंगे। ओनली प्रश्न हल कर रहे हैं तो हो सकता है सेम उन्हीं प्रश्नों को हल कर पाएंगे जो आपने पहले किया हो, और वो प्रश्न थोड़ा चेंज हुआ तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है वो सीखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है वो सीखिए, लिगेंड क्या होते हैं वो जानिए, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं जानिए, उपसंयोजी यौगिकों को कैसे आप नए एग्जांपल्स यानी फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं वो सीखिए, आईयूपीएसी नामकरण के पूरे सिस्टम को सीखिए, नहीं कि एक आध का आईयूपीएसी नाम आपको याद हो। वर्नर का सिद्धांत आप सीखिए, वीबीटी सीखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीखिए। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तब जाकर के इस चैप्टर के क्वेश्चन दे पाएंगे। हाँ, संरचनाएं कैसे बनती हैं, कौन सा संकरण इसमें होगा, DsP2 होगा कि sp3 होगा, D2sp3 होगा कि sp3d2 होगा, उनकी संरचनाएं क्या होंगी, कौन अयुग्मित, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मोल है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये आपको ज्ञात करने आना चाहिए। ये इनका प्रैक्टिस होगा। अब इतना कहूंगा, जितने भी बच्चे मेरे क्लास में हैं अभी, उन सबको एक ही बात कहूंगा कि जब तक आप प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक अभ्यास पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक किसी चीज को सीख पाना, उसे कर पाना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाना एग्जाम में आसान नहीं होता है। सपने ये हैं कि हम 95 प्लस लाएंगे, तो 95 प्लस के बराबर मेहनत भी करना होगा। मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा है, ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा है कि बिना मेहनत के उन्होंने 95 लाया, यानी कि लक बाय चांस उसके अच्छे परसेंटेज आ गए, मैंने नहीं देखा है। इसलिए मेहनत करने के लिए बोलते हैं, और हमारा चैनल, हमारा ऐप, हमारा क्लासेस आपको मेहनत करना सिखाता है, आपको खुद के साथ कॉन्फिडेंस लाना सिखाता है, आपको स्वयं पे एक बेहतर विश्वास के साथ हर चीज को सीखना और सीखने के साथ बेहतर इंटरेस्ट पैदा करने को सिखाता है। याद रखना एक बात, इंटरेस्ट अपने आप नहीं आता है। मैं जमाने से कहता हूं, इंटरेस्ट, यार मेरे को तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, ये बात कहना आसान है, पर इंटरेस्ट आसानी से नहीं आता है। इंटरेस्ट लाने के लिए हमें उसमें घुसना पड़ता है। एक बच्चा कहता है कि मेरे को डॉक्टर बनने का बड़ा इंटरेस्ट है। भाई साहब, डॉक्टर को देख करके, उनके कपड़े देख करके, उनमें स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगाए हुए देख करके, सिरिंज इंजेक्शन पकड़ करके उनको घूमते हुए देख करके, बढ़िया सा मेकअप में या बढ़िया सा साफ सुथरे होते हुए उसको देख करके, उनके कपड़े देख करके, उनके पैसे कमाते हुए देख करके, अगर आपको ये सोच में लगता होगा कि डॉक्टर बनने मेरा शौक है या मेरी इंटरेस्ट है, तो उतना नहीं है। डॉक्टर जो होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करके वो डॉक्टर बने होते हैं।
जिस दिन आप वो बायोलॉजी की बुक, जिस दिन उस केमिस्ट्री की बुक, जिस दिन उस फिजिक्स की बुक को उनकी गहराइयों तक पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, कितनी समझ की जरूरत पड़ती है, कितना ध्यान की जरूरत पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद, ये तो हुआ 11th और 12th की बात, उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कितने सालों तक कितनी गहरी गहरी पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, और उन पढ़ाई को याद रख के उनके साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, कितने प्रैक्टिकल्स करने की जरूरत पड़ती है। ये सब जब देखोगे ना तो डॉक्टर बनने का भूत निकल जाएगा। तो मैं आपका भूत निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि आप अपने उस भूत को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ और मेहनत की तरफ जुट जाओ। बिना मेहनत का कभी कुछ नहीं होता है। एक बच्चे ने कहा था, सर स्मार्ट मेहनत करेंगे, क्या मेहनत करना? मेहनत करना, स्मार्ट मेहनत करना ही कहलाता है। स्मार्ट मेहनत ऐसा नहीं, वो शॉर्टकट में जो कर लिया गया वो शॉर्टकट में ही खत्म हो जाता है। तो आप शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट अपनाइए, गहरा अपनाइए, गहराई में जाइए, और जितनी गहराई में जाएंगे उतना सक्सेस आपके हाथ लगेंगे। तो बच्चों, मेरे साथ जुड़िए। मैं विक्रम सर, विक्रम सिंह, विक्रम है केमिस्ट्री के नाम से। आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए रिजल्ट आपका बहुत बेहतर आएगा। मैं देता हूं केमिस्ट्री की क्लास और सिखाता हूं 0 से एडवांस तक। ये जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री, ये शब्द जो आया हुआ है ना इंडिया में, वो विक्रम सर के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखें, बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।